नमस्कार दोस्तों। आज है 14 नवंबर और नेहरू जो है उसका आज चाचा नेहरू जिसको बोलते थे उसका आज दिन है। और आज ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाने वाला, भारतीयों को बेवकूफ़ बनाने वाला ये दिन है। क्योंकि ये बोलते हैं कि जी नेहरू जी ने बड़ी मेहनत करी हमारी आज़ादी को दिलवाने के लिए। देखिए कितनी मेहनत वो करते हुए आपको दिखाई देते हैं, आपके सामने हैं। तो इतनी मेहनत करी है कि उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया इन जो फिरंगियों की जो औरतें थी उनके साथ। आप देखिए कितनी मेहनत से वो क्विट इंडिया मूवमेंट का काम वो करते हुए दिखाई दिए। साथ में आपको मालूम है कि जो हमारे महात्मा गांधी थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा लड़ाई करी इन अंग्रेज़ों के साथ। देखिए हाथापाई कर रहे हैं अंग्रेज़ों की औरतों के साथ कि आप भारत को छोड़कर बाहर चली जाइए। और इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे यहाँ पर देखिए ये जो अपने गांधी जी थे कितने महान थे वो कि अंग्रेज़ों को क्विट करने के लिए उन्हीं की गाड़ियों में उनके तलवे चाटते हुए आपको दिखाई देते थे। और इसका जो एंड रिजल्ट ये था जो आपके सामने है। भी लोगों की जिंदगियां पेट्रोल डीजल से भी सस्ती थी और इसमें एक भी आपको कॉकरोच मरा हुआ दिखाई नहीं देता है। ये कोई भी मुसलमान नहीं थे, ये हिंदुओं को जेनोसाइड किया गया गांधी और लेडू की एक जिद के लिए कि भाई लेडू को प्रधानमंत्री बनाना है। दैट्स इट। लेकिन अगर हम आज की सिचुएशन देखें तो आज भी सिचुएशन कुछ डिफरेंट नहीं है दोस्तों। 47 में जो था, आज तो मैं हैरान रह गया हूं कि पाकिस्तान के अंदर चाइना की सैनिक पहुंच गए हैं। दे आर लैंडिंग देयर। और ये भारत के लिए कितना बड़ा खतरा बन रहा है। उस वक्त अगर गांधी और नेहरू खतरा थे तो आज पाकिस्तान में चाइना की फौजें भी पहुंच चुकी हैं। साथ में मैंने एक और चीज देखी बड़ी दिलचस्प है। वो ये थी कि जो इकोनॉमिक टाइम्स है उसके अंदर एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा कि जो मिडिल इनकम की जो कंट्री है हमारी, वो सारी फेल हो चुकी है और इसे फिक्स करने के लिए कोई भी काम नहीं किया जा रहा। उसमें कुछ आंकड़े दिए गए कि जो भारत है उसके अंदर जो हमारी जो मिडिल क्लास की पॉपुलेशन है वो स्टैग्नेंट हो गई है, उनकी इनकम्स नहीं बढ़ रही। जो गरीब आदमी है उसकी इनकम्स बढ़ती जा रही हैं क्योंकि उन्हें सब्सिडी मिल रही है, फ्री का खाना मिलता जा रहा है। और 12 करोड़ से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ना तो एजुकेशन है ना उनके पास एम्प्लॉयमेंट है। एग्रीकल्चर के अंदर भी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती जा रही है, जबकि हम कह रहे थे कि हम एग्रीकल्चर से निकलकर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे, नहीं हो रहा। अगर यही चीज है, इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर जेट भी निकाल दिया। यानी कि इंडिया में अगर सब कुछ थल्ले थल्ले जा रहा है तो चाइना ऐसे काम कर रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर कि भारत को घेरा जाए। 47 में हमें गहन नेहरू लहरू, वैसे नेहरू नहीं बोलना चाहिए, लहड़ू बोलना चाहिए क्योंकि अपनी ही लहरों में वो लहराते थे। लहड़ू ने हमारे साथ धोखा दिया और अभी चाइना और पाकिस्तान मिलकर हमें धोखा देने वाले हैं। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे उमेश जी के साथ। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर ये आज का सबसे घटिया दिन है और आज की न्यूज़ भी सारी घटिया है। लेकिन इसको पॉजिटिविटी में क्या देखते हैं हम इसमें, और इसमें हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है जो कुछ हो रहा है। चाइना पाकिस्तान में लैंड कर गया है अपने फौजियों को लेकर, साथ में 6th जनरेशन फाइटर जेट भी निकाल दिया। सर, आपने अभी बताया था कि चाइना ने अभी 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का एक मॉडल अपने एयर शो में बताया है, जो 12 से 17 तारीख से चाइना में चल रहा है। और 2 साल पहले भी उन्होंने एक प्रोटोटाइप बताया था, और इस बार उन्होंने उसका डिजाइन ही चेंज कर दिया है। आप उसका कॉकपिट देख लीजिए और जिस हिसाब से मिसाइल सिस्टम देख लीजिए। उन्होंने एक तरह से, दिस इज जस्ट लाइक, जैसे स्टार वॉर्स में आप देखते हैं प्लेन्स, उसको फ्यूचरिस्टिक तरीके से बनाया है इसको। इसके अंदर अगर आप चाहो तो एयरक्राफ्ट को मैंड भी रख सकते हो, अनमैंड भी रख सकते हो, ऑटोनोमस भी रख सकते हो। इसका मतलब ये है कि ये कंप्यूटर के हिसाब से चलेगा, एआई डिसीजन लेगा। ये 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है क्या? 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर स्टेल्थ फैसिलिटी रहती थी, मतलब आपके रेडर इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते थे। 6th जनरेशन में इसमें एआई का यूज होने वाला है कि अगर कॉम्बैट सिचुएशंस में अगर एआई विल टॉक टू वेरियस सिस्टम्स अक्रॉस द ग्लोब, फाइटर एयरक्राफ्ट विल बी कनेक्टेड to the satellites, they will be connected to the ground station,
दे विल बी कनेक्टेड टू अदर ऑटोनोमस जो उनके जो ड्रोन्स हैं और अदर फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ भी कनेक्टेड रहेंगे। ये मिड एयर में डिसीजन मेंटेन करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर बाद में इनको मालूम पड़ेगा या तो अटैक करना है या डिफेंस करना है या बहुत करना है या सिर्फ सर्वेलेंस करना है। तो सर ये कैपेबिलिटी आने के बाद एक तरह से आई वुड से दैट मैं चाइना से हमेशा नफरत ही करता हूं, बट आज इनकी टेक्निकल इनकी सोच देख के मुझे इनके ऊपर थोड़ा सा भारत के जो भारत के जो शासक है जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और चाइना इतनी उन्नति कर रहा है, उसके देखते से मैं हताश भी हूँ। 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में ये हमारी अर्थ की ग्रेविटी को भी तोड़ के स्पेस में जा सकता है। ये स्पेस के थ्रू इट कैन लॉन्च मिसाइल्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपके सैटेलाइट्स, आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और ये इस काम कर रहे हैं सर। आज इनके पास द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज 2 फाइटर एयरक्राफ्ट, 2 सीटर फाइटर एयरक्राफ्ट स्टेल्थ इज चाइना। उन्होंने भले ही आप J-35 को F-35 से कॉपी किया है, J-20 को F-22 से कॉपी किया है, सर काम करके दिखाया है। और सेकेंड, उनके फाइटर एयरक्राफ्ट में बोलते हैं इंजन का प्रॉब्लम है, पर इंजन के प्रॉब्लम से भी वो वर्क कर रहे हैं। दे आर ऑलवेज उनके अंदर कुछ ना कुछ तरक्की करते जा रहे हैं सर। जो जिस हिसाब से आपने देखा होगा उनके मिसाइल सिस्टम्स, अभी उन्होंने एक नया मिसाइल सिस्टम्स निकाला है जो S-400 और यूएस के थार्ड को भी उसको एक्लिप्स कर देता है। आप कहाँ पे रहोगे? और ये चाइना का जो ये 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसकी और भी खूबियां हैं सर, इन्होंने रिवील नहीं की है। इसके अंदर आप चाहे तो एक तरह से इतने सारे मिसाइल्स लेके जा सकते हैं कि आपको रिफ्यूलिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर एक और एक चीज किया हुआ है, इन्होंने एक वेरिएबल कंपोनेंट्स लगाया हुआ है कि फ्यूचर अपग्रेडेशन सिर्फ प्लग एंड प्ले में कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक चीज को अगर उनको रिप्लेस करना है तो उनको फाइटर एयरक्राफ्ट में कोई ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, वो कंपोनेंट को निकाल के दूसरे कंपोनेंट को लगाना है। तो बहुत ही एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन किया हुआ है उन्होंने। और सर लेकिन हमारी इसमें बात, मैंने देखा है मैंने एक चीज देखी है कि इसमें मल्टीपल जो म्यूनिशंस हैं वो स्पेस में से भी आप गिर सकते हैं, यानी कि आप स्पेस में, ये प्लेन स्पेस में जा सकता है। अर्थ की जो वो शील्ड होती है उसको ब्रेक करके ये स्पेस में जाएगा। वहां से जब वो ड्रॉप करेगा पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ये मल्टीपल जगह के ऊपर ये बॉम्ब्स को फेंक सकते हैं। सर फिर तो जो वॉरफेयर है वो कंप्लीटली चेंज होने वाली है, क्योंकि अमेरिका के पास भी अभी वो डेवलप कर रहे हैं, इन्होंने कर भी लिया। सर ऐसा है कि अमेरिका 2011 से कर रहा है और मेरा मानना है कि अमेरिका के पास 6th जनरेशन और 6.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे, उन्होंने रिवील नहीं किया है। और इसके ऊपर भी यूरोपियन यूनियन में फ्रांस और जर्मनी कर रहा है, यूके कर रहा है, जापान कर रहा है। चाइना ने 2022 में इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप दिखाया, 2024 में सेकंड प्रोटोटाइप दिखाया। अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, एवरी कंट्री इज वर्किंग टुवर्ड्स इट। बट चाइना ने क्या किया, जो उनका मैन्युफैक्चरिंग, जो देसी मैन्युफैक्चरिंग, जो उनका जो इंडस्ट्रीज है, उसको अभी मिलिट्री पर्पस में भी यूज कर रहे हैं। आज जिस हिसाब से उनके एवियोनिक्स है, इनके कम्युनिकेशन सिस्टम है, उनके नेविगेशन सिस्टम्स है, उनके जो एयरक्राफ्ट में लगे हुए डैशबोर्ड है, एवरीथिंग हैज बीन रेवोल्यूशनाइज्ड। सर आप सोचिए कि मिड एयर में एआई विल टेक ऑल द डिसीजंस, और उसके साथ अगर 4-5 ड्रोन एयरक्राफ्ट भी उसके साथ चलते रहे तो सर कैसी तबाही मचा सकता है। सर एक चीज बताइए, जैसे J-20 था, J-17 था, उन्होंने दे दिया पाकिस्तान को। इन्होंने J-35A निकाला, वो भी सबसे पहले पाकिस्तान को दिया है। आपको लगता है ये 6th जनरेशन जो है प्लेन, ये भी सबसे पहले टेस्टिंग कर लिए पाकिस्तान को देंगे? क्योंकि पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं ऑलरेडी चाइना में बैठे हुए हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं पिछले 6 महीने से फॉर देयर लेटेस्ट एयरक्राफ्ट। ऊपर से आपको मैंने पहले बताया कि इनकी जो आर्मी के लोग हैं वो अब पाकिस्तान में पहुंच गए हैं, उनकी तैनाती पाकिस्तान में की जाएगी। सर क्या भारत को घेरने का काम नहीं किया जा रहा, और भारत की सरकार क्या कर रही है इसके लिए?
सर आपकी बात सही है। पाकिस्तान अभी J-35 प्लेन लेने वाला है, उसके पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाएगा हमारे से बहुत पहले। और आज की डेट में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि भारत की एयरक्राफ्ट में कितना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। हमारे पास 272 सुखोई है, 36 रफाल है और 36 तेजस हो सकते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट है वो एंटीक पीस है, भले आप मिग-21 ले लीजिए, जैगवार ले लीजिए, मिराज ले लीजिए, इनके नंबर्स रहेंगे, ठीक है। भले ही हम कितनी भी बात करें, हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट इनकी तरफ से लड़ते हैं, पर इंडियन गवर्नमेंट बहुत दिनों से इसका स्लो एक्विजिशन कर रही है फाइटर एयरक्राफ्ट का। अभी आप देख लीजिए, यूएस जीई के इंजन नहीं, यूएस की कंपनी है जीई, F404 इंजन इंडिया को नहीं दे रही है। वो बोल रही है मिड 2025 से ही देंगे, ट्रम्प साहब के आने के बाद, ठीक है। और उसके बाद आपने ये भी देख लिया कि अपना जो एमका है, जो 5th जनरेशन है, उसका फर्स्ट प्रोटोटाइप निकलेगा 2028 में, और मेरे ख्याल से कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आएगा 2032 में। तब तक तो चाइना 6th जनरेशन के मास प्रोडक्शन चालू कर देगा। आज आज मेरे हिसाब से चाइना के पास J-20 के बहुत सारे प्लेन हैं। 500 प्लेन तो उन्होंने ऑर्डर के लिए दे चुके हैं, और इस हिसाब से कॉम्बैट फैसिलिटी और एबिलिटी में चाइना को अभी कोई बीट भी नहीं कर सकता है। आप देखिए, जब भी देखते हैं कि आप ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन पे वो सॉर्टीज करता ही रहता है। आए दिन आपने देखा है, आपने सुना होगा, अपने बॉम्बर्स, उनके पास मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, बॉम्बर्स है, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, अभी तो 6th जनरेशन बना रहे हैं जो एआई कंट्रोल्ड होगा। हमारे पास सिर्फ 36 एयरक्राफ्ट है रफाल के 4.5 जनरेशन, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सुकोई 30 का अपग्रेडेशन अभी चालू करेगा या चालू कर चुका है। तो सर हम तो सर बहुत एक चीज पीछे हैं। बताइए, चाइना ने बोला कि वो 1000 प्लेन बनाने वाला है J-20। सर वो J-20 की बात बोलता है, 6th जनरेशन प्लेन की बात करता है, और भारत अभी एमका के ऊपर सोच रहा है कि हम करेंगे, और खुद नहीं कर पाएगा तो उन्होंने बोल दिया कि प्राइवेट सेक्टर को हम बूस्ट करेंगे कि आप आके हमारे लिए प्लेन बनाइए। सर अभी हम सोच रहे हैं, क्योंकि ये लंबा टाइम लगता है इन चीज़ों को बनाने के लिए। अगर आज कोई सोचेगा तो 10 साल लग जाएंगे। सर 10 साल में तो चाइना हमारे से बहुत आगे निकल जाएगा। कैसे compete करेंगे हम चाइना को? मैं इसलिए बोल सर रहा हूँ बिकॉज मुझे वरी है, यहाँ पर जो ये जुहाई में जो एयर शो हो रहा है, यहाँ पर सारे हथियार दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर दुनिया के जितनी बड़ी कंपनीज हैं यहाँ बैठी हुई हैं, और हक्के बक्के हैं सभी कि हो क्या रहा है। और हम भारत में सन्नाटा है। हमें तो यहाँ पे यही समझ नहीं आ रहा कि महाराष्ट्र जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। हम उसी उधेड़ बुन में लगे हैं अभी भी। सर दिस इज अ क्लासिक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो चाइना कर रहा है। उन्होंने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट उनके पास रेडी नहीं है, पर उन्होंने उसकी डिजाइन दिखा के एक तरह से माइंड में, हमारे माइंड में एक फियर इंस्टिल कर दिया है। क्लासिक प्रोपोगेंडा वॉरफेयर, 5th जनरेशन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बोलते हैं इसको। आप जिस हिसाब से बता रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम महाराष्ट्र जीतेंगे, झारखंड जीतेंगे, यूपी की 10 असेंबली सीट जीतेंगे, बाई इलेक्शन जीतेंगे, जबकि हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारे जो इंजीनियर्स है उनको अपॉर्चुनिटीज दिया जाए कि वो इस फील्ड में आए, या एक तरह से इकोसिस्टम बनाया जाए। वो बनाया नहीं जा रहा सर। आप सोचिए, हमारे हायर एजुकेशन पे गवर्नमेंट कितना स्पेंड करती है बजट में। आपको जान के हैरानी होगी, 6,25,000 का डिफेंस बजट है, उसके अंदर तकरीबन 4.5 लाख करोड़ सिर्फ पेंशन, सैलरीज, मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में जाता है। जो हम वन ओनली 1.7 लाख करोड़, अराउंड $22 बिलियन हमारे पास रहता है फॉर एक्विजिशन ऑफ न्यू एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स और जितने भी टैंक्स है। तो इंडियन गवर्नमेंट रेशनिंग करके ले रहा है। सर प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में अभी भी डिफेंस, अगर आप देखें परसेंटेज ऑफ जीडीपी बहुत कम है। पाकिस्तान का मेरे ख्याल से इंडिया का जो शेयर है, मेरे हिसाब से तकरीबन, मेरे ख्याल से 6 से 7% होना चाहिए। पाकिस्तान का 10% से ऊपर है।
चाइना तो सिर्फ अपने इंटरनल सिक्योरिटी पे अपने सिटीजन्स को मॉनिटर करने के लिए 190 बिलियन डॉलर्स खर्चा कर देता है। उसका डिफेंस बजट है 250 बिलियन डॉलर, हमारा 70 बिलियन डॉलर है सर, कहाँ से होगा? और गवर्नमेंट सर ट्राई कर रहा है कि फिस्कल डेफिसिट कम करे, बट मेक इन इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है सर, कहीं ना कहीं। ठीक है, आपने आज हम मिसाइल सिस्टम्स में हम आर्मीनिया को आकाश मिसाइल सिस्टम बेच रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम फिलीपाइंस में बेच रहे हैं, वो सर इक्का दुक्का है सर। अगर आप टर्की का इकोसिस्टम देखोगे, चाइना का इकोसिस्टम देखोगे, साउथ कोरिया का इकोसिस्टम देखोगे, तो आपको समझ में आएगा। हमारे तेजस एलसी एयरक्राफ्ट को इजिप्ट लेने को तैयार है, अभी इंडोनेशिया लेने को तैयार है, इवन अर्जेंटीना लेने को तैयार है, बट हम तो बना ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि तेजस इंजन दे ही नहीं रहा है। 2 साल से 2 साल से गवर्नमेंट कर क्या रही? आप सर ये आपका देखिए, आप इंडिजिनस जो इकोनॉमिक आपका जो इकोनॉमिक टाइम्स ने बोला है आज कि इंडिया की जो मिडिल क्लास है वो फेल हो रही है, उसका रीज़न एक बताया उन्होंने, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो उन्होंने बोल दिया कि जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है आज भी खेतों में काम कर रही है और उन्हें जॉब्स नहीं मिल रहे। और उसका रीज़न एक और है कि जो भारत में गवर्नमेंट ने ये फ्रीबीज देने का जो स्यापा शुरू किया हुआ है कि भाई फ्री राशन, फ्री के घर, फ्री का ये, फ्री का वो, फ्री का इवन कि यहाँ पर आप रेलवे लाइनें भी उड़ा सकते हैं फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ नहीं बोला जाएगा क्योंकि हमें वोट चाहिए। सर ये सारे चक्कर के कारण जो डेवलपमेंट के लिए पैसा है वो मिल ही नहीं रहा। अगर आज यहाँ पर फैक्ट्रियाँ नहीं लग रही, तेजस नहीं बन रहे, उसका रीज़न है 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन। वो लोग वो हैं जो कभी भी मोदी जी को वोट नहीं देने वाले, लेकिन फ्री राशन दिया जा रहा है, उनकी इनकम बढ़ रही है, लेकिन मिडिल क्लास दब रहा है, जॉब्स नहीं है और डेवलपमेंट पर कोई काम नहीं हो रहा, विच इज लाइक दिस फाइटर जेट्स। आपको नहीं लगता है पॉलिसी भी गलत है कहीं ना कहीं? सर, फ्रीबीज जो है वो एक टारगेटेड फ्रीबीज अगर दिया जाए जिसके कारण पॉवर्टी एलिवेशन के बाहर आए तो ठीक है, बट यहाँ पे तो जब फ्रीबीज चालू कर देते हैं तो लोग उसको अपना हक समझ सकते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया में सिर्फ 3.5 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स 140 करोड़ में, जिसमें 10 करोड़ और 10 करोड़ बांग्लादेश रोहिंग्यास को भी ऐड कर लीजिए। आप क्या बात है, अब यहाँ पे गवर्नमेंट के पास ना तो फंड्स है कि वो डिफेंस को मॉडर्नाइज कर सकते जैसे रिक्वायरमेंट है। हमारे को वी नीड अराउंड 42 स्क्वाड्रन, मैंने आपको बताया था 756 प्लेन, हमारे पास आज है 558 प्लेन, 31 स्क्वाड्रन, वेरी लो। और उसके अंदर भी जैगवार है, मिग है, दे आर गोइंग टू बी रिटायर्ड इन अनदर फ्यू ईयर्स। और हमारी गवर्नमेंट अभी भी 114 एयरक्राफ्ट का टेंडर ही निकाल रही है, अभी तक इसके ऊपर कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं हुआ है। रशिया अपना SU-57 हमको देने को तैयार है, उन्होंने तो हमें एक और एक बॉम्बर भी ऑफर कर दिया है, TU-160 बॉम्बर। सर ये वो बॉम्बर है कि ये बॉम्बर हमें बहुत जरूरी है क्योंकि भारत का कोस्ट लाइन बहुत बड़ा है, 7,500 किलोमीटर का है, और ये बड़ा लंबा सॉर्टीज भी करके आ सकते हैं, और ये समुद्र में रह के हमारे नेवल एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर कम से कम 4 ब्रह्मोस मिसाइल हम एक साथ लेके जा सकते हैं। आज की डेट में जो सुखोई 30 में हमने ब्रह्मोस को इंटीग्रेट किया है, ओनली 1 ब्रह्मोस कैन बी कैरिड इन सुखोई 30, और उसको भी आपको मिड एयर रिफ्यूलिंग करना पड़ेगा। ये एयरक्राफ्ट को आपको मिड एयर रिफ्यूलिंग की भी जरूरत नहीं है, एक ही साथ में सुपरसोनिक स्पीड पे जाके वो अपना काम तमाम करके आ सकते हैं। मैं इसके लिए ये चीज बता रहा हूँ कि हम कितने पीछे हैं लोग, ये दर्शकों को जानना जरूरी है कि हमें क्वालिटी एयरक्राफ्ट चाहिए। आज LCA जो MK2 तेजस बन रहा है वो भी एक 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, कावेरी इंजन 30 साल से बन रहा है सर। जब तक DRDO में अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं किया जाएगा, टाइम बाउंड डिलीवरी बोली नहीं जाएगी, तब तक काम नहीं होगा सर। जब भारत आजाद हुआ था, विक्रम साराभाई थे अपने पास, होमी जहांगीर बाबा थे, वो दे यूज्ड टू फाइट विद द प्राइम मिनिस्टर, हमें फंड चाहिए।
उस टाइम पे जब लोग बोल रहे थे कि भारत का स्पेस प्रोग्राम में क्या जरूरत है, पैसा, उस समय मोहम्मी जहांगीर बाबा ने गवर्नमेंट से फाइट किया था। आज हमारे साइंटिफिक फ्रेटर्निटी में वी डोंट हैव द ब्राइटेस्ट माइंड्स, एवरीवन इज गोइंग अब्रॉड, आवर यूथ लैक्स द मोटिवेशन, उनको उनको नहीं मिल रहा है सर। आज भी ये बोल रहा हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट में एजुकेशन पे, साइंटिफिक साइंटिफिक एजुकेशन पे तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, देना जरूरी है। आप ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इसको कि एजुकेशन पे काम नहीं किया गया, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, और जो ब्राइटेस्ट माइंड्स थे वो भारत को छोड़कर जा रहे हैं। उसका नतीजा है कि सुमित जैन भी छोड़कर बाहर चला गया था, क्योंकि उसे लगता था कि भारत में अपॉर्चुनिटी नहीं है। और मैं निकला था नॉट अंडर बीजेपी गवर्नमेंट टाइम, आई लेफ्ट ड्यूरिंग कांग्रेस टाइम, क्योंकि मैं गिव अप कर गया था कि इंडिया का कुछ नहीं होगा। एंड बट मैंने तरक्की देखी है भारत में पिछले 10 सालों में, लेकिन इसके बावजूद बहुत ऐसे काम हैं जो और करने वाले हैं। मिडिल क्लास वाकई में दब रहा है इंडिया में, और यहाँ पे इतने लोग आते हैं कि सर मोदी जी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, गरीबों को अपलिफ्ट किया है, देर इज नो डाउट अबाउट इट। एग्रीकल्चर वालों को लिफ्ट करने की बात हो रही है, अमीरों को और अमीर कर दिया गया, लेकिन मिडिल क्लास वो ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता सर है। वो गरीब बनना नहीं चाहता, अमीर बनने की हैसियत नहीं है, वो मरता जा रहा है। सर जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है इंडिया में 25% है, पर्सनल इनकम टैक्स 35% है, एग्रीकल्चर इनकम टोटली टैक्स फ्री है। और उसके अलावा आपने अभी दो न्यूज ऐसी थी जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, पर ये कंसर्न नहीं है इस टॉपिक से। पहले आईओसी की जो पाइपलाइन है, जो डिपो है, उसको वडोदरा में उड़ाया गया था 2 दिन पहले, कल मथुरा में उड़ाया गया था। रेलवे ट्रैक्स के साथ आज ये हमारे जो ऑयल डिपोट्स है उनको भी उड़ाना चालू कर दिए। एक तरह से इकोनॉमिक वॉरफेयर चल रहा है। ये जो आधा फ्रंट है ये एक्टिवेट हो चुका है। चाइना हमसे अभी डायरेक्टली लड़ाई नहीं करेगा, गलवान से जरूर पीछे हट गया है, वो सब जगह से हट गया है, पर उसके एजेंट्स हैं इंडिया में जो काम कर रहे हैं उसके लिए। एडेड टू इट वो अब स्पेस वॉरफेयर में जा रहा है। अपना 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट दिखा के उसने अपना मंशा बता दी है कि इट इज रेडी फॉर स्पेस वॉरफेयर एज वेल। और हम अभी भी, जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, पिछले 15 साल से वो बोल रहे हैं कि हमें एयरक्राफ्ट चाहिए, उसको हम डिले कर रहे हैं। आज हमें एक्विजिशन करना जरूरी है, पैसा लगाना जरूरी है, और इसके अंदर मोदी गवर्नमेंट में अभी तक इसको सीरियसली नहीं लिया गया है। दुख से ऐसा बोल रहा हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर को जो मिनिस्टर्स हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है। थोड़े दिन पहले मिग हम्म। 29 प्लेन क्रैश हो गया था। मिग को हम बोलते हैं फ्लाइंग कॉफिन। कितने फाइटर पायलट्स मर चुके हैं। सर बोलना भी जरूरी है, जहां पे अगर गलती है और हम नहीं बोलेंगे कि कुछ राष्ट्रवादी, अपने आप को राष्ट्रवादी चैनल्स हमें गद्दार डिक्लेयर करेंगे क्योंकि हम मोदी गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो हमें बोलना जरूरी है। इट डजंट मीन दैट मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूं, मैं मोदी गवर्नमेंट का ही सपोर्टर रहूंगा, पर जैसे मैंने आपको बताया है, गलती होगी तो बोलेंगे, और जरूरी है बोलना। बिल्कुल अगर सही आप है सर। नहीं बोल रहे हैं, हम भक्त जरूर है, अंधभक्त नहीं है, और कम हम्म। वक्त भी नहीं है, कांग्रेस के जैसे कम वक्त भी नहीं है। बस इतना ही बिल्कुल ठीक बोलूंगा। है सर। ना अंधभक्त हैं ना कम बखत हैं, और ना ही लानत है हमारे फेस के ऊपर, जैसे इस आदमी के शक्ल पे ही लानत है। तो जीतेंगे तो लूटेंगे, इनका नारा है एक। और आज तो वैसे भी इसके नाना का दिन है। नाना जिन्होंने ना ना करते हुए भारत का बंटवारा ही करवा दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों से लड़ते हुए आपके सामने वो दिखाई देते हैं। और उसका आगे जाकर उसी का नाती क्या बोल रहा है, जीतेंगे तो लूटेंगे। और अब महाराष्ट्र को लूटना है, झारखंड को तो लूटा ही है इन्होंने, और पूरे देश को लूटते हुए हमारा बटा बढ़ा दिया इन लोगों ने। बट अभी हमारी सिचुएशन ठीक नहीं है। मुझे कल भी एक आदमी का ईमेल आया था, उन्होंने बोला कि यार ऐसा क्या चक्कर है कि जून 4 से पहले भारत शाइन कर रहा था, सब कुछ बल्ले बल्ले थी, उसके बाद सब कुछ उड़ना शुरू हो गया, रेलवे लाइनें उड़नी शुरू हो गई हैं, यहाँ पर रोज़ बॉम्ब के स्केर आती हैं, पाइपलाइंस उड़ रही हैं। हो क्या रहा है? ऐसा हो नहीं रहा।
ये करवाया जा रहा है। कौन करवा रहा है, इसकी शक्लें पहचान लीजिए। जितनी जल्दी पहचान लेंगे उतनी जल्दी हम अपने देश को बचा भी सकते हैं। इसकी शक्ल पर ही गुस्सा है सनातनियों के लिए, इस देश के लिए और हिंदुओं के लिए। और हिंदू अभी भी इन्हीं को जाकर वोट देता है। आप इमेजिन कर सकते हैं सर, हिमाचल में 95% हिंदू था, इसको जिता दिया। इसलिए गुस्सा इनसे करें या अपनी हिंदू कम्युनिटी से करें मुझे समझ नहीं आता, या मोदी जी से करें जिसको अभी भी हिंदू ये बोलते हैं हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। एब्सोल्युटली राइट है सर, आपकी बात को मैं सिर्फ एंडोर्स कर सकता हूँ उसको। मैं इसके ऊपर ज्यादा चर्चा कर नहीं सकता क्योंकि आपने सब चीज बोल दिया है। और अभी ऐसा है कि इस इलेक्शन में भाजपा और आरएसएस महाराष्ट्र इलेक्शन में साथ में है, पर जैसे ही महाराष्ट्र जीत लेंगे इनके अंदर वापस सनातनी चालू हो जाती है। आप भारत ये हिंदू इकोसिस्टम की एक दुर्भाग्य है कि लीडर्स का ईगो कॉज से ऊपर हो जाता है। नहीं तो नड्डा जी हम्म। ने जिस हिसाब से बोला था कि हमें आरएसएस नहीं चाहिए, उसके बावजूद भी उनको हेल्थ मिनिस्टर बना के रखा है। तो आप जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं लाओगे पार्टी के अंदर, आप सिर्फ बात करोगे कि हम बड़े बड़े भाषणों से और स्लोगन से काम, सिर्फ इलेक्शन जीता जाता है। बाकी सब तो काम करना जरूरी है और मोदी जी काम कर रहे हैं, बट ब्यूरोक्रेसी, आई डोंट थिंक सो। ब्यूरोक्रेसी अभी भी सो रही है। मिनिस्टर्स ट्राई कर रहे हैं काम करने का। हमें चाहिए नितिन गडकरी जैसा मिनिस्टर जो टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन करता है रेल रोड प्रोजेक्ट्स का। ऐसा कोई डिफेंस मिनिस्ट्री में भी कोई चाहिए जो उनके सर पे बैठे, उनको बोले कि मुझे कैसे भी आप कावेरी इंजन बना के दो, 2 महीने में, 3 महीने में। आसमान आसमान ऊंचा करो या समुद्र के अंदर जाओ, मुझे नहीं मालूम। जब तक उनके ऊपर तलवार नहीं रखोगे, साइंटिस्ट के ऊपर, उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करोगे, काम नहीं होगा सर। प्रेशियस टैक्स पेयर रिसोर्सेस आर बीइंग वेस्टेड। हम्म। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। चाइना ने तो कमाल कर दिया, 6th जनरेशन वॉरफेयर काम शुरू कर दिया, प्लेन बना लिया है, पाकिस्तान में लैंड कर गया है और हमारा यहाँ पर मिडिल क्लास डूबता जा रहा है। और ये सारी देन है हमारे लहड़ू की, जिसका आज गंदा दिन है। थैंक यू सर, बहुत डिटेल में आपने समझाया आज। देखते आगे कि क्या होगा। वी विल कीप अवर आइज ऑन दिस। और चाइना में और कौन सी न्यूज़ आएगी, दैट ऑल्सो वी विल शेयर विद एवरीबडी। एंड आपकी जो मुहिम थी जय श्री राम की, वो काम कर रही है, काम करती भी है। बीच में लोग रुक जाते हैं तो फिर भी नेगेटिव न्यूज़ आनी शुरू होती है। तो दोस्तों, पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए, बार बार चाहिए, जैसे पहले आ रही थी। तो जय श्री राम का नारा बंद मत करना। जय सिया राम सर। जय सिया राम। और आप सब व्यूअर से एक दरख्वास्त है कि प्राइम मिनिस्टर के ट्विटर हैंडल में जाके बोलिए कि हमें फाइटर एयरक्राफ्ट जल्दी चाहिए। जब तक हम डिमांड नहीं करेंगे वो तब तक उसकी अर्जेंसी नहीं समझेंगे। जब पब्लिक अपने देश की सिक्योरिटी के ऊपर वो चर्चा करने लग जाएगी कि कहाँ पे डेफिशिएंसी है, आपको सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही बोल दीजिए कि हमें 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसका एक्विजिशन जल्दी करिए, फास्ट ट्रैक करिए। और अगर इसके अंदर हो सके तो चीफ जस्टिस को भी पहले ही बता दीजिए, सीवीसी के जो हेड है उनको पहले ही बता दीजिए, जो भी है उनको सबको पहले ही बैठा दीजिए कि आगे जाके वो प्रॉब्लम ना कर सके। आपने ओपन टेंडर करके रखा है, वेरी गुड, उसको फास्ट ट्रैक करिए। और फास्ट ट्रैक में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी आगे जाके जिनके ऊपर भी, जो भी इनके ऊपर पिटिशन कर सकता है, उनको ही कमीशन के अंदर ले लीजिए कि बस नेशनल अर्जेंसी है, आप इधर आके बैठो। फ्यूचर में आप इसके ऊपर कोई भी अगर पिटिशन आए, आप सीधा खारिज हो जाएगा, क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बात ऐसे होती है सर, काम करने का एक तरीका होता है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो कर सकती है, जैसे आर्टिकल 370 और 35A में उन्होंने करके दिखाया था। बट वो मैजिक जो अगस्त 5, 2019 को दिखा था, वो 5 साल हो गए सर, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि हमारे होम मिनिस्टर सो गए, तब उनको नहीं सर, चाणक्य बोलते आपने हैं। आपने आपने पिछली वीडियो में बोला था कि आप क्रिकेट के अंदर एक ओवर में 36 स्कोर मार सकते हैं, लेकिन वो लाइफ में एक ही बार लगता है, बार बार नहीं लग सकता। लेकिन हम हिंदू चाहते हैं कि हर रोज मैच हो और हर रोज एक ओवर में 36 स्कोर मारे जाएं। नहीं होगा सर। और वो सर करने अगर के लिए वो अगर डिफरेंट, वो अगर क्लास वो डिफरेंट होती है।
और अगर वो नहीं कर सकते हैं सर, किसी और को चांस दीजिए, बस इतना ही बोलूंगा। आई गेट द पॉइंट। आई थिंक उमेश अग्रवाल और सुबीर जैन इसके लिए रेडी है। हम हर रोज एक ओवर में 36 स्कोर मारने की हिम्मत रखते भी है और करेंगे भी, और इसके लिए कुछ भी करना पड़े पीछे नहीं हटेंगे। जय सिया राम सर। जय सिया राम।